नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 12 विषय जीव विज्ञान और अध्याय जो है पहला है, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन जो है कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि जानते हैं कि हर एक जीवों का जीवन काल होता है और उस जीवन काल में वह जो है जन्म लेता है, वृद्धि करता है, परिपक्व होता है और एक ऐसा समय आता है कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी हर एक जीवों का जो है जीवन काल होता है और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जीवों में जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब जीव मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है मिट्टी में दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद वो तमाम तरह के जो है कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। जैसे कार्बन में अपघटित हो जाते हैं, नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, फास्फोरस में बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है वह मिट्टी में दफन होने के बाद वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीवों में जनन, अलग अलग जीवों का अलग अलग तरीके से जनन होता है और उसके अंतर्गत हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ जीवों का हम लोग जीवन काल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हाथी का लाइफ टाइम जो है 75 वर्ष होता है। ठीक वैसे जो है मगरमच्छ है, उसका जो है लाइफ टाइम 60 वर्ष होता है। ठीक उसी तरह से घोड़ा है, इसका जो है लाइफ टाइम 50 वर्ष होता है। उसी तरह से कुत्ता है जिसका जो है लाइफ टाइम 15 से 16 वर्ष होता है। कछुआ है, कछुए का जीवन काल जो है सबसे अधिक होता है, जो 200 से 250 वर्ष तक जीते हैं। यानी कि इनका जीवन काल जो है बहुत जो है कछुए का लंबा होता है। जैसे मान लीजिए धान का है, धान का जो है 3 से 4 माह, गेहूं का आपके जो है 4 से 5 माह। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो आपके जीव हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों में भी देखिए जो पीपल होते हैं, बरगद होते हैं, इनका जो है लाइफ टाइम 250 वर्ष। तो इस तरह से जो है हम लोग जीवों में जनन में पढ़ेंगे कि जीवों का लाइफ टाइम कितने वर्ष होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जनन के बारे में। जनन का थोड़ा सा परिचय करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनन से ही जो है इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। इस जनन के ही द्वारा तमाम तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए हुए हैं। जनन एक जो है आनुवांशिक क्रिया है, आनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है और जीवों को इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अगर मान लीजिए कि देखा जाए जीवाणुओं में जनन, तो जो जीवाणुओं में जो जनन होता है, जीवाणु में जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, फिर उसी तरह से जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें कायिक जनन होता है। ठीक है, और भी कुछ जीवों हैं जो उनके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो इस तरह से जीवों में जनन में हम लोग जनन जो पढ़ रहे हैं, उनका जो परिचय में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से जनन होता है। ठीक है, अच्छा, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ
जीवों में उनमें समानताएं मिलती हैं। जैसे समानताएं क्या चीज़ हैं? जैसे पहली चीज आरएनए प्रोटीन तथा जैव रसायनों का संश्लेषण। देखिए, तो जैसे कि सभी जीवों में अगर देखा जाए कि उनकी समानताएं क्या हैं, तो जैसे समानताओं में देखा जाए तो आरएनए प्रोटीन तथा जैव रसायनों का संश्लेषण होता है। दूसरा चीज उसमें समानताएं और क्या हैं? जैसे जीवों में जनन, जीवों में प्रजनन, तीसरा चीज जीवों में वृद्धि, जीवों में वृद्धि, जीवों में वृद्धि, चौथा चीज उनमें जनन, और पांचवा निषेचन। निषेचन। तो इस तरह से जो है सभी जीवों में जो समानताएं देखने को मिलती हैं, उन समानताओं में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे आरएनए प्रोटीन तथा जैव रसायनों का संश्लेषण, दूसरा चीज जीवों में प्रजनन, तीसरा चीज जीवों में वृद्धि किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, जीवों में प्रजनन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उनमें किस प्रकार से जो है वृद्धि होती है, वो विकास कैसे करते हैं, और उनमें जो है जनन किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है, यानी उनमें जनन लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और निषेचन, तो निषेचन का मतलब ये कि निषेचन से एक नए जीवों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है अगर हम देखें तो सभी जीवों में ये कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, समानताएं देखने को मिलती हैं। चलिए, तो हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग, जनन का उद्देश्य। जनन का उद्देश्य क्या है? यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन का उद्देश्य क्या है, यानी जनन के उद्देश्य से उसका एम क्या है, उससे हमें क्या मतलब है, उससे हमें क्या प्रभाव है, उसका क्या में जो है किस प्रकार से उसका विकास है, ये सारी चीज़ें हम लोग जनन के उद्देश्य में पढ़ेंगे। चलिए, जनन के उद्देश्य में पहला पॉइंट है जाति की निरंतरता। यानी कि जाति की निरंतरता क्या है? यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जाति की निरंतरता, यानी कि जनन की ही वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि जाति की निरंतरता बनी हुई है इस पृथ्वी पर जो है जनन जो है जाति की निरंतरता की वजह से ही बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवरों में डायनासोर हुआ करते थे, तो डायनासोर जो है आज केवल जो है इतिहास के पन्नों में ही उनका नाम रह गया है। अगर शायद आज वो पृथ्वी पर होते तो शायद हम लोग जो है देख पाते। ठीक है, लेकिन हम लोग बस अब इतिहास के पन्नों में ही बस जान पाते हैं, देख पाते हैं कि कोई इस पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। अगर सोचिए, अगर वही जाति की उनकी निरंतरता रही होती इस पृथ्वी पर, तो आज हमें वो डायनासोर जो है क्या होते दिखाई देते। लेकिन उनकी तो जाति की निरंतरता नहीं बनी रही, इसलिए
आने वाले समय में या हम लोग के समय में वह जो है विलुप्त हो गए या काफ़ी पहले ही विलुप्त हो गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जाति की निरंतरता। माने आप समझ गए कि जाति की निरंतरता बने होने के कारण आज मानव जो है इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। और किसके कारण? तो आपके जनन के कारण। तो चलिए, जनन का उद्देश्य में आपने पहला पॉइंट्स पढ़ा, जाति की निरंतरता। अब समझ गए कि जाति की निरंतरता जो है जनन के उद्देश्य में क्या भूमिका निभाती है। चलिए, अब आते हैं जाति वृद्धि। जाति वृद्धि क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? यानी कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज भारत का देखा जाए पॉपुलेशन तो 1 अरब 21 करोड़ लोग जो है मानव जाति की जनसंख्या भारत में बढ़ी हुई है। अब ये किसकी वजह से है? जाति वृद्धि की वजह से। अच्छा, जाति वृद्धि की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन आगे है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जाति वृद्धि क्या है? यानी जातियों में जनन के ही कारण क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो जानवर हैं, ठीक है, जो जानवर हैं जैसे शेर, हाथी या और भी तमाम तरह के जानवर जो हैं, अगर इनकी जातियों में अगर वृद्धि न किया जाए, ठीक है, अगर जातियों में इनकी वृद्धि न किया जाए तो आने वाले समय में जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए थे उसी तरह से ये भी क्या हो जाते? विलुप्त हो जाते। इसलिए सरकार जो है अभयारण्य बना करके, उद्यान बना करके उनकी जातियों में वृद्धि की जा रही है, जनन कराया जा रहा है। जनन की वजह से उनकी जातियों में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से वह जो है आगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ने की वजह से यह पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो चलिए, हम लोग दूसरा पॉइंट्स पढ़े, जनन के उद्देश्य में जाति वृद्धि। जाति वृद्धि हर जीवों में देखा जा रहा है। अगर जाति वृद्धि न हो तो किसी भी जीवों की आने वाले समय में उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है, उनकी लाइफ टाइम खत्म हो सकती है, विलुप्त हो सकते हैं। तो ये जो है जनन के उद्देश्य में जाति वृद्धि बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए, इसके बारे में समझें। तीसरा पॉइंट है समष्टि का संगठन। ठीक ना, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समष्टि मतलब होता है जनसंख्या। ठीक है, समष्टि मतलब होता है जनसंख्या, यानी जनसंख्या का संगठन क्या है? जनसंख्या का संगठन देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह की जातियां हैं। जानवरों में भी देख लीजिए, तमाम तरह की उनके अंदर भी जातियां हैं। ठीक है, यानी कि वे जो है एक संगठन बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जानवरों को देखें जंगलों में, तो देखिए हाथी का एक संगठन है, जिराफ का एक संगठन है, हिरन का एक संगठन है। यानी कि वो संगठन अपना बनाए रखते हैं ताकि हमारी जनसंख्या बनी रहे। अगर मान लीजिए कि वहीं पर एक ही हाथी हो, एक ही क्या नाम है कि हिरन हो, एक ही जो है जिराफ हो, तो जो शेर, जो जंगलों के राजा कहे जाते हैं, वो उनके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। लेकिन अगर वही हाथी का झुंड हो, वही जो है जिराफ का झुंड हो या हिरन का झुंड हो, तो उन पर शेरों का आक्रमण करना बहुत मुश्किल हो जाता। यानी कि जनसंख्या का संगठन होने से उनके ऊपर जो तमाम तरह की आपदाएं, यानी कह लीजिए, यानी कि और भी तमाम तरह के आक्रमण है, ये सारी चीज़ों से जो है वो क्या होते हैं? बच जाते हैं। और इस जनसंख्या के संगठन में जो जनन है, वह जनन जो है उनके संगठन को बरकरार रखने का काम करता है।
तो यानी कह लीजिए कि जनसंख्या के उद्देश्य में जनन के उद्देश्य में जो जनसंख्या का संगठन है उसका भी जो है बहुत बड़ा महत्व। ठीक है, तो इस तरह से जो है तमाम तरह की जीव जातियों में संगठन बना हुआ है। अब आते हैं विभिन्नताएं, वेरिएंस, यानी कि विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मानव में देख लीजिए, मानव में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, जैसे जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं, अब मान लीजिए कि जैसे माता पिता हैं, अगर माता पिता से अगर कोई न्यू पीढ़ी आती है तो क्या एकदम 100% उनके हुबहू जैसे होंगे? नहीं होंगे। अगर चलिए मान लेते एक नई पीढ़ी हुई तो मान लीजिए उनके हुबहू है, लेकिन जो उन्हीं से जो है जो दूसरी पीढ़ी बढ़ेगी वह बिल्कुल उनके जो है जैसा नहीं होगा, उनके समरूप नहीं होगा, उसमें कुछ जरूर विभिन्नताएं मिलेंगी। यानी कि जनन के उद्देश्य में जो विभिन्नताएं हैं इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आज मानव को खड़ा कर दिया जाए, बंदर को खड़ा कर दिया जाए एक जगह पे, तो क्या आप बताइए कि दोनों एक जैसे मिलेंगे? नहीं। लेकिन मानना यह है कि हम लोग के पूर्वज कौन रहे हैं? तो बंदर रहे हैं। अब हम लोग के पूर्वज जब बंदर रहे हैं और आज बंदर को मानव की एक जगह खड़ा कर दीजिए, तो क्या उनमें समानता मिलेगी? नहीं मिलेगी, विभिन्नताएं मिलेंगी। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसी पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, नई नई पीढ़ियां आती जाती हैं, वैसे वैसे आने वाले जीवों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जनन के उद्देश्य में आपका चौथा जो पॉइंट है विभिन्नताएं, वह जो है जनन के उद्देश्य में विभिन्नताओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े विभिन्नताओं के बारे में। अब आते हैं पांचवा पॉइंट कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। अब देखिए, इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता या का मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता अगर न बनी रहे तो आने वाले समय में इस पृथ्वी से सारे जीव जो है क्या हो सकते हैं? विलुप्त हो सकते हैं, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट भी हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। अस्तित्व यानी कि जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। तो इसमें जो है जो जनन का उद्देश्य है, जनन के उद्देश्य में पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि उनका, जीवों का, जानवरों का अस्तित्व जो है लंबे समय तक इस पृथ्वी पर क्या रहे? बना रहे। तो इस तरह से हम लोग पढ़े जनन के उद्देश्य में कि जाति की निरंतरता, जाति वृद्धि, समष्टि का संगठन यानी जनसंख्या का संगठन, विभिन्नताएं, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। ठीक है, अच्छा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जनन की विधियां में, यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन की विधियों में मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, यानी कि आपके जनन की विधियों में दो प्रकार से प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन, एक लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक प्रजनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में स्वयं एक जीव होता है। ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन का मतलब ये हुआ कि यानी कि एकल जीव प्रजनन, एकल जीव प्रजनन में एक ही जीव होता है। ठीक है, जो उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, ठीक है, उनके आकृति रूप से प्रतिलिपियां रूप होता है, यानी उनके समान ही वह जो है जीव उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में जैसे आपके बहुत सारे जीवाणु हैं, जीवाणुओं के अंदर अलैंगिक प्रजनन होता है। जैसे मान लीजिए कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में अगर जानना हम चाहें तो जैसे अमीबा ले लीजिए।
ठीक है, अमीबा में अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है, या आगे भी हम समझाएंगे कि अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग जाने। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन में दो चीजें भाग लेती हैं, एक नर होता है तो एक मादा होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में एक नर होता है तो एक मादा होता है, ठीक है। तो छोड़िए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में, अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रजनन है, एक समझ लीजिए कि बहुत सरल विधि है, बहुत सरल विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें जो जीव होता है ठीक जो है अपने पेरेंट्स के हुबहू होता है, जो नई संततियां बनती हैं वह ठीक अपने जो है पूर्वजों के जैसा ही होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के जो लक्षण है थोड़ा सा उन पर हम लोग जो है एक नज़र डालते हैं, ठीक है। चलिए, अलैंगिक जनन के लक्षण में पहला पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल अभी बस इतना अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के लक्षण में पहला पॉइंट क्या है, यह केवल एक जनन द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि यह केवल एक जनन के द्वारा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अमीबा है और हम लोग जानते हैं कि अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये अगर कोई जरूरी नहीं है कि दो आपका अमीबा होगा तभी इनके बीच प्रजनन होगा, नहीं। दो अमीबा के बीच दो अमीबा रहेगा तभी इनका रिप्रोडक्शन होगा, नहीं। ये अकेले भी अमीबा से जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। किसके आधार पर, तो उसमें जो है ताप और भोजन के ताप के आधार पर, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के लक्षण में जो पहला पॉइंट है कि यह केवल एक जनन द्वारा होता है, यानी कि केवल अगर जो है एक मदर सेल हो, एक ही मदर सेल से ताप के प्रभाव के द्वारा वह एक डॉटर सेल बन सकता है, ठीक है ना। एक मदर सेल से आपका डॉटर सेल बन सकता है, तो यह जो है एक तरह से क्या कहलाएगा, यह केवल एक जनन द्वारा ही कहलाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मक गैमेट क्या होते हैं, ठीक है। युग्मक गैमेट क्या होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जब प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद आपकी जो है युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं। लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में आपके जो है गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ये सीधे जैसे होते हैं वैसे ही हुबहू के अपने डॉटर सेल हो जाते हैं, संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इसलिए इसमें अलैंगिक जनन के लक्षण में इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तीसरा चीज, इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, माने कहने का मतलब कि निषेचन हम लोग उसे कहते हैं जब मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तब वह जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आपकी जो अमीबा में अगर देखा जाए, अमीबा में एक अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि अमीबा में किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसा होता है मदर सेल, वह जो है जब नई सेल बनती है, तो जब डॉटर सेल बनती, ठीक वैसे ही जो है वह एक नई जो है डॉटर सेल बन जाती है। तो वह डॉटर सेल बनती है, इसलिए उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है। एक ही अगर मान लीजिए कि मदर सेल है तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। वो जो है ठीक आपके ताप के प्रभाव के द्वारा, भोजन के द्वारा, ताप के द्वारा, भोजन के द्वारा वह ठीक वो अपने ही जैसे एक डॉटर सेल बना लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट्स जो है इसमें आप समझेंगे कि इसमें निषेचन नहीं होता है।
परंतु क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, परंतु संततियां जनक के समान होती हैं। यानी जैसा ये अमीबा होगा वैसे ही, जैसा ये मदर सेल का अमीबा होगा वैसे ही डॉटर सेल का भी अमीबा आपका होगा। यानी कि ये संततियां डॉटर सेल, ये यानी कि परंतु संततियां जनक के समान होती है, माने जैसा आपका मदर सेल होगा वैसे ही आपकी क्या होगी, डॉटर सेल होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। करा जनन के लिए विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि लैंगिक जनन प्रजनन के बारे में हम लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में जैसे मेल के अंदर आपके जनन अंग होते हैं, फीमेल के अंदर जनन अंग होते हैं, लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें किसी प्रकार के जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अगर जो आपका अमीबा है इसमें किसी प्रकार का आपको जो है जनन अंग पाया नहीं जाएगा। तो यानी कि चौथा पॉइंट से बता रहा है कि जनन के लिए विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता है, माने इनके अंदर अलैंगिक प्रजनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का जो है जनन अंग पाया नहीं जाता है। चलिए आते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। तीव्र गति का मतलब बहुत तेज होता है। यानी जैसे ही मदर सेल जो है आपके ताप के द्वारा या और भी एक नई संतान बनाते हैं तो उनको जो है उनके बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, माने बहुत तेज़ी से वह जो है एक मदर सेल से जो है डॉटर सेल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो वही कह रहा है, पांचवा पॉइंट से ही कह रहा है कि अलैंगिक जनन जो होता है वह जो है तीव्र गति से होता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है, बहुत तेज बनते हैं। यानी कि मदर सेल से जो है वह आपके बीजाणुओं के द्वारा आपके डॉटर सेल जल्द बन जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं छठवां पॉइंट। कह रहा यह तापमान के द्वारा तथा भोजन के अनुकूलित परिस्थितियों में होता है। यानी कि अलैंगिक जनन में जो लक्षण है, यानी इनका जनन जो होता है वह ताप के और भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में। यानी ताप का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अमीबा है, अगर अमीबा को अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप दे दिया जाए तो मर जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप दे दिया जाएगा तभी भी मर जाएगा। लेकिन इसको ताप अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दिया जाए, जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, इस पर जो है ये समान अवस्था में रहेगा, अपना प्रजनन करेगा, अपना वृद्धि करेगा, अपना विकास करेगा। तो ये एक ताप पर डिपेंड होता है। दूसरा चीज भोजन, यानी कि अगर इन्हें जो है भोजन अगर सही मिले तो ये अपना प्रजनन, अपना वृद्धि बहुत तेजी से करते हैं। तो इस तरह से अलैंगिक जनन के लक्षण में जो आपका छठवां पॉइंट से, इसमें क्या है कि यह ताप तथा भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी कि इस तरह से जो है जो छठवां पॉइंट से ये अलैंगिक जनन के लक्षण में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब यही जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं।